हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको दिलफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हम हमारा आज का टॉपिक जो है इलास्टिक इलास्टिक स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स। इलास्टिक स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। इसमें जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। पहले मैं स्टेटमेंट लिखा था फिर समझाता हूं क्या है यहाँ पे। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ stress is directly proportional to strain. This implies stress is equals to lambda times strain, where lambda is called modulus of elasticity, where lambda is called modulus of elasticity. In case of elastic string, in case of elastic strings or springs, the stress is the tension and strain is the increase in length per unit length or increase in natural length divided by the natural length divided by the natural length. Thus if A is natural length, A is natural length and L is extended length, then tension T of the string is given by T is equals to lambda L minus A divided by A. तब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? हुक्स लॉ पढ़ना है। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस होगा यह हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन से। हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल वहां से हटाते हैं हमें क्या ऐड करना पड़ता है? कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेस इज इक्वल टू, अब देखिए जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसकी जगह आ गया इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू और लैम्बडा है। यहाँ पे हम लैम्बडा को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम हुक्स लॉ किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इलास्टिक स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग्स के अंदर। तो जब भी हम इलास्टिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग के अंदर पढ़ेंगे, अगर मैं कह रहा हूं ये एक स्ट्रिंग है ओ ए जिसकी लेंथ है ए, मैं क्या करूंगा? मैं इसे खींचूंगा। अज्यूम करो कि मेरे पास एक रबर है, रबर को मैंने ये हैंड में पकड़ के रखा है, तो ये पॉइंट हो गया ओ, ये दूसरा पॉइंट हो गया ए। दोनों की लेंथ कितनी हो गई? ए हो गई। अब मैं क्या करूंगा? रबर को पकड़ के खींचूंगा। अब मैं रबर को पकड़ के खींचना शुरू कर रहा हूं। खींचने के बाद अज्यूम करो ये आ गया पॉइंट बी पे, आ गया।
तो ओ से अगर मैं लेंथ नापू, इसकी ओ से लेंथ दी हुई है एल, यानी खींचने के बाद टोटल लेंथ कितनी आ रही है, एल आ रही है। मतलब ये कितने से एक्सटेंड हुआ वाली वैल्यू क्या रहेंगी, एल माइनस ए रहेगी, क्योंकि अगर मुझे ओ बी की वैल्यू निकालना है तो पहले मुझे ओ से ए फिर ए से बी जाना पड़ेगा। मुझे देखना है कि ये एक्सटेंशन कितना आया, तो यानी ए बी की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, ओ बी। ओ बी कितना है, एल, यहाँ पे प्लस ओ ए, इधर जाएगा तो माइनस ओ ए। ओ ए की वैल्यू क्या है, ए, तो ये आ गई वैल्यू ए बी की, यानी कितना चेंज हुआ यहाँ पे लेंथ में, एल माइनस ए का चेंज हुआ। साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये रबर को खींचा, खींचने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा होगा, फोर्स लगाना पड़ा होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुझे क्या लगाना पड़ा होगा, फोर्स लगाना पड़ा होगा। जब मैंने इसको खींच के एक पॉइंट पे रोक के रखा, तब क्या हो रहा है, वहां पे मेरा फोर्स और जो खींचने के वजह से टेंशन जनरेट हुआ, वो दोनों कैसे रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, है ना। क्योंकि टेंशन क्या होती है, पुलिंग फोर्स होती है। आप हाथ से रबर को दूर खींच रहे हैं तो रबर आपके हाथ को अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स कौन सी है, टेंशन है। अभी पॉइंट बी पे आने के बाद मैं रुक गया हूं, यानी बॉडी का है मैं इक्विलिब्रियम में, मतलब जो मैं फोर्स एफ लगा रहा था और जो फोर्स टेंशन है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। कैसा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैसे इक्वल है, माइनस टाइम टेंशन से इक्वल है। दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और क्या बताया मास्टर ने, मास्टर ने बताया कि जो भी अगर हम स्ट्रिंग वगैरह की बात करें तो उसमें जो स्ट्रेस होता है वो कैसे इक्वल होता है, टेंशन से इक्वल होता है, इज इक्वल टू लैम्बडा। और जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहां पे फोर्स लगाने के बाद क्या चेंज हुआ, फोर्स लगाने के बाद लेंथ चेंज हुई, तो ऊपर क्या आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। याद रखना, जब भी आप स्ट्रेन की बात करें तो वो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे आप किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लेंथ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो आएगा टी इज इक्वल टू लैम्बडा। लेंथ कितनी चेंज हुई भाई, ए बी इतनी वैल्यू चेंज हुई, ए से लेके बी तक की वैल्यू क्या है, एल माइनस है, तो आ जाएगा एल माइनस है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ए, तो आ जाएगा ए। यानी टेंशन की वैल्यू कैसे इक्वल आ गई, लैम्बडा टाइम्स एल माइनस ए डिवाइड बाय ए से इक्वल। कैसे निकाला समझा सबको, आपको हमेशा यहीं पे याद रखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि स्ट्रेन की वैल्यू क्या रहेंगी, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, या तो इंक्रीज इन नेचुरल लेंथ डिवाइड बाय नेचुरल लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ मतलब क्या हुआ, लेंथ चेंज हुई, तो मैंने सेम चीज लिखा हूं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखा हूं। ये चीज समझ में आई कि अभी लेंथ हो गई है एल, पहले कितनी थी, ए, कितने का चेंज आया, एल माइनस ए का चेंज आया। समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बता, अभी मास्टर ने क्या बताया कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी, इस फोर्स को अपोज करने के लिए स्ट्रिंग में क्या जनरेट हो रहा था, टेंशन जनरेट हो रहा था। और किस तरीके से जनरेट हो रहा था कि फोर्स की वैल्यू इक्वल है माइनस टाइम टेंशन से, है ऐसा। तो बताइए आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, यहां से मुझे मिल सकता है कि फोर्स की वैल्यू इक्वल है माइनस टाइम टेंशन से। फोर्स क्या रहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर से। ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस टेंशन की वैल्यू तो आ जाएगा लैम्बडा एल माइनस ए डिवाइड बाय ए से इक्वल आएगा। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किस तरीके से निकाला समझा ना सबको। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगी माइनस लैम्बडा बाय एम, लैम्बडा माइनस ए डिवाइड बाय, सॉरी एल माइनस ए डिवाइड बाय ए आएगा पक्के में। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आती है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं सेम चीज को अगर मैं इसे इस तरीके से ना लिख के थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, जनरलाइज फॉर्म में मतलब
अगर मैं बात करूं किसी एक रैंडम पॉइंट P की, मैं कह रहा हूं यहां पे एक रैंडम पॉइंट है P। अभी देखो मैंने ओ ए पे रखा था, ओ ए से खींचा, इसे बी तक लेके गया। अब ये बी में आने के बाद मैंने क्या किया, इसे छोड़ दिया। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये स्ट्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी। जैसी वो ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करोगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया। वो P है एट अ डिस्टेंस x। कितने डिस्टेंस पे है, x। किससे, पॉइंट A से। तो एट x अगर मैं निकालना चाहूं, ठीक है, कहां पे, एट पॉइंट P निकालना चाहूं जहां पे डिस्टेंस है x। तो अगर मैं एट पॉइंट P टेंशन निकालना चाहूं तो बताइए क्या आएगा, एट पॉइंट P टेंशन की वैल्यू आ जाएंगी लैम्बडा। अब यहां पे क्या रहता, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब बताइए पॉइंट A के मुकाबले P कितनी दूरी पे है, x की दूरी पे। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, x डिवाइड बाय A। कैसे आया समझाना, यहां पे हम ऊपर लिखते हैं चेंज इन लेंथ, तो मेरे उस पे क्या आ जाएगा, कितनी लेंथ है अभी यहाँ पे, O से लेके P तक की लेंथ है ना। कितना चेंज हुआ कैसे निकालेंगे, OP में से ओरिजिनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दो। O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, O से A है A, प्लस A से P है x, माइनस O से A है A, तो A हो जाएगा कैंसिल, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ जो थी A। तो क्या आई वैल्यू, x अपॉन A आई। तो हम लोग है ना क्वेश्चन को दो तरीके से लेते हैं, कैसा कि अगर मुझे O A B, अगर O A की लेंथ A दी हुई है, O B की लेंथ B दी हुई है, तो उस केस में चेंज इन लेंथ कितना आएगा, B माइनस A आएगा। लेकिन अगर मैं यही इसको ऐसा ले लूं कि O है A है B है, तो O से A तक की लेंथ है A से B तक की लेंथ है B, तो तब चेंज इन लेंथ कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ B आएगा। समझ में आया। तो डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट किसको ले रहे हैं लेंथ लेते हो। जैसे मैंने यहाँ पे x डिस्टेंस क्या लिया हूं, पॉइंट A से P तक का डिस्टेंस लिया हूं, तो A से P तक का डिस्टेंस ही क्या दिखा रहा है, चेंज इन लेंथ दिखा रहा है। समझ में आ रहा है। तो आपको ये चीज समझना यहाँ पे जरूरी है कि आप किस तरीके से चेंज इन लेंथ लेते हैं। और अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है ना, तो निकाल लेना, चेंज इन लेंथ निकालना। मतलब अभी मेरा पार्टिकल कहाँ पे है, P पे, तो अभी कितनी लेंथ है, OP। ओरिजिनल कितनी थी, OA, डिवाइड बाय ओरिजिनल कितनी थी, OA। ऐसा निकालते जाओ, कभी गलत नहीं होगा, कुछ भी कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं फिर। समझा पक्के में। तो यहां से मेरे पास टेंशन की वैल्यू एट पॉइंट P कितनी आ रही है, लैम्बडा x अपॉन A आ रही है। अब ये वाला लॉजिक लगाओ, फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, माइनस टेंशन होती है। तो फोर्स का ऐसे डिनोट करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टेंशन की वैल्यू क्या है, लैम्बडा x अपॉन A। तो यहां से मेरे पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, माइनस लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू एक्स। ये कोई पहचाना हुआ फॉर्म दिख रहा है क्या, दिख रहा है। कौन सा फॉर्म दिख रहा है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। दिख रहा है वाला फॉर्म। ये इस फॉर्म में अगर आप कभी भी इक्वेशन को लेके आ पाए तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, जहां पे म्यू की वैल्यू क्या होती है, ये जो है लैम्बडा अपॉन एम। आ रहा है पक्के में। अब आप देखिए मैंने इसे खींच के लेके गया था पॉइंट बी तक, फिर मैंने इसे छोड़ा। इसे छोड़ने के बाद क्या हुआ, इसे छोड़ने के बाद ये पार्टिकल आगे की ओर आता गया और फिर वो पहुंचा पॉइंट ए पे। कहां पे पहुंच गया, पॉइंट ए पे पहुंच गया। पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद क्या होगा, पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद एक्स की वैल्यू यानी जो एक्सटिंक्शन था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स जैसे ही जीरो हो जाएगा तो टेंशन की वैल्यू क्या थी, लैम्बडा एक्स अपॉन ए। एक्स जीरो हो गया तो उस केस में टेंशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो गया। अगर एक बार टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई तब क्या होगा, वहां पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था वो अब
सादा मोशन बन जाएगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे वैल्यू चलने लगेगी। फिर ये पॉइंट ओ से किस ओर जाएगा, क्योंकि आपने पॉइंट ओ पे बांध के रखा है, यहाँ से आपने खींचा तो वो मोशन कंटिन्यू करते हुए जाएगा, रुक जाएगा क्या ओ पे आके, नहीं। अब वो लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने तक, जब तक उसका लेंथ ए नहीं होता तब तक उसमें कुछ भी फोर्स लगेंगे क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही वो ए डैश पे पहुंचा जहां पे ए लेंथ हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पार्टिकल जैसे ही आगे जाने लगेगा बी डैश तक, तब इसमें वापस से क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो ए डैश से बी डैश के वक्त फिर से टेंशन आ जाएगा। तो जब भी टेंशन आएगा तो यहाँ पे कौन सा मोशन परफॉर्म होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आपको नॉलेज दे रहा हूँ इसका, कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अब जैसे हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा वी डी वी बाय डी एक्स से। करते हैं ऐसा, याद है ना सब लोगों को, ये सब चीजें पढ़ के आए हम लोग। तो हम यहाँ पे वी डी वी बाई डी एक्स डालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो वो भी कर लेते हैं पहले एक ही बार में, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये चीज समझ में आया ना लेकिन आपको, कि जब आप ए से बी पे हो तब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ए से ए डैश तक सादा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन है क्या, नहीं। टेंशन नहीं है मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो मोशन चेंज होगा क्या, नहीं। जो मोशन चल रहा था वही चलेगा। ए डैश पे पहुंचने के बाद यानी ओ ए लेंथ होने के बाद वो फिर क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को वापस से खींच रहा है, क्योंकि आपने पहले यहां से खींचा उसे छोड़ा, तो पॉइंट ओ पे आने के बाद रुकेगा क्या, नहीं, वो आगे चलते जाएंगे। तो ए डैश तक उस पर कुछ भी नहीं लगा। ए डैश के बाद जब वो आगे जाएगा तो फिर से उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, टेंशन जनरेट होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो यानी इस टाइप के मोशन में ए से बी से ए डैश से बी डैश से, इतने जगह पे क्या परफॉर्म होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होता है। और ए डैश ओ ए यहाँ पे सादा मोशन परफॉर्म होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकता है ऐसा। एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू एक्स। यहाँ पे देखो डी एक्स डिविजन में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो v का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू माइनस लैम्बडा अपॉन एम ए जैसा था वैसा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा सबको। तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं ले लू कि a से लेके b तक ये एक्सटेंशन था b, कितना था, a से लेके b तक का एक्सटेंशन था b, तो आप लिख सकते एट पॉइंट b। हम लोगों को पता है जब भी आप मोशन परफॉर्म करते हैं तो बॉडी को यहां पे रखा था, आपने उसे छोड़ा तो वो लेफ्ट साइड में जाएंगे। लेफ्ट साइड में जाने के बाद एक थोड़े से इंस्टेंटेनियसली वो रुकती है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट आता है, फिर वापस खींच के आती है। ये चीज हमने स्प्रिंग में देखा था। स्प्रिंग को आप पकड़ के खींचो, स्प्रिंग उसे वापस खींचेंगे, फिर एक पॉइंट में आने के बाद स्प्रिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो स्प्रिंग उसे वापस ढकेलेंगे। तो जब मोशन चेंज होने वाला रहता है वहां पे क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो एट पॉइंट बी वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, 0। कब, जब ये जो एक्सटेंशन आ रहा था, चेंज इन लेंथ आ रहा था, वो कितना आ रहा है, b आ रहा है। ये समझा ना मैंने इसको b कैसे लिखा, o से लेके b तक का डिस्टेंस लेना है तो क्या आएगा, OA प्लस AB। OA की वैल्यू क्या लिया हूं, a, AB की वैल्यू क्या लिया हूं, b लिया हूं। तो मुझे न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ता है, चेंज इन लेंथ लेना पड़ता है। तो चेंज इन लेंथ कितनी आई यहाँ पे, अभी लेंथ कितनी है, a प्लस बी माइनस ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, a, तो a कैंसिल, तो कितनी आई वैल्यू, b। तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, b आ जाएंगी। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, वेलोसिटी हो गई 0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू एक्स के जगह आ जाएगा b, तो आ जाएगा b स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू बी स्क्वायर बाय 2, यानी वैल्यू 2 पे सब्सटीट्यूट कर दो।
तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन एन ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लैम्बडा अपॉन एम ए बी स्क्वायर बाय 2। सबके डिवीजन में 2 है, 2 2 हो जाएगा कैंसिल। तो बताइए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएंगी, लैम्बडा अपॉन एम ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू लूंगा तो ये काय के अंदर आएगा? रूट के अंदर। तो वेलोसिटी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? कैसे किए समझाना सबको? अब आप एक चीज देखिए, ये आ गई मेरे लिए क्या? वेलोसिटी आ गई। अब मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें ये सब चीजें फिर से सॉल्व करना है। तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, कोई भी डाउट है तो टेंशन मत लो, अभी उस क्वेश्चन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे वेलोसिटी। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? हमने पॉइंट बी पे लेके गया था और इसे छोड़ा, पॉइंट पे बी से छोड़ा, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या होती जाएंगी? कम होते जाएंगी स्ट्रिंग की। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा लेंथ कम होंगी, लेंथ कम हो रही है, एक्स की वैल्यू कम हो रही है, टी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी कैसी आएंगी? यहाँ पे नेगेटिव आएंगी। समझे पक्के में? तो अगर आपको डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे आने वाली है? हमारी नेगेटिव आने वाली है। उम्मीद है वाली चीज सबको समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन जिससे हमें पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके। एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन लिखिए, जो है 1 एंड ऑफ इलास्टिक string, one end of elastic string whose modulus of elasticity is lambda and whose natural length is a whose natural length is a whose natural length is a is tied to a fixed point is tied to a fixed point on smooth horizontal table is tied to a smooth horizontal table is tied to a smooth horizontal table and the other end is tied to a mass m is tied to a mass m lying on the table the particle is pulled to a distance where the extension of the string becomes b, where the extension
of the string becomes B, and then let go, and then let go. Describe the character of motion. Describe the character of motion and show that the period of complete oscillation is 2 into pi plus 2a divided by b square root of ma upon lambda. अब देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा हार्ड दिख रहा है. असल में सिर्फ हार्ड दिख रहा है. अगर आपको मैंने अभी तक जितनी चीजें बताया ना वो थोड़ी थोड़ी भी समझिए तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं. क्या कह रहा है? एक एंड एक इलास्टिक स्ट्रिंग का जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है लैम्बडा, उसकी नेचुरल लेंथ है ए, उसको आपने टाई किया है एक फिक्स पॉइंट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. तो चलो मैं उस पॉइंट को ले लेता हूं ओ, कि मैंने एक एंड को टाई करके रख दिया हूं पॉइंट ओ पे, और इस स्ट्रिंग की लेंथ है ए. तो जो लेंथ वाला पॉइंट है उसे मैं डिनोट कर देता हूं ए से. तो ओ ए ये आ गया आपके पास ए. पॉइंट ए पे मैंने बांधा हूं एक मास m और इसे रख दिया हूं टेबल के ऊपर. तो पॉइंट ए पे क्या बंधा हुआ है? मास m बंधा हुआ है, और वो o से a की डिस्टेंस में. क्यों? क्योंकि ओ ए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी दी हुई है? a दी हुई है. अब कह रहा है इस पार्टिकल को हम खींचेंगे किस तरीके से कि जो एक्सटेंशन आए, एक्सटेंशन मतलब कितना चेंज आएगा लेंथ में, वो हो जाए b. तो मैं इसे खींच रहा हूं. तो मैंने इसे पॉइंट B तक खींचा. किस तरीके से? जो एक्सटेंशन है वो कितना बन जाए? B बन जाए. और फिर मैंने इसे छोड़ दिए. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे किस तरीके का मोशन होगा, साथ साथ जो पीरियड होगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन का. पीरियड कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब, अब आप देखो मैंने इसे पहले ये ओ ए पे था, ए पे वजन बांधा, इसे पकड़ के पॉइंट बी तक खींचा. पॉइंट बी तक खींचने के बाद छोड़ो. पॉइंट बी तक खींचने के बाद अगर मैं छोड़ूंगा तो ये क्या होगा? ताकत से वापस ए की ओर आएगा, फिर ओ की ओर आएगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ पड़ेगा. तो ये ओ से आगे की ओर जाएगा. कितने दूर तक जाएगा? ए डैश तक. ए से लेके ए डैश तक सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा. ए डैश पे आने के बाद फिर से इस पे क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, और ए डैश से लेके बी डैश तक जिसका डिस्टेंस रहेगा बी, ये क्या परफॉर्म करेगा? SHM परफॉर्म करेगा. फिर वापस आएगा ए डैश की ओर, ओ की ओर, ए की ओर और बी की ओर. तो हमने बी से शुरुआत किया था. जब वो पार्टिकल वापस से घूम के बी पे आ जाएगा मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा. तो हमें बी से ए से ओ, ए डैश, बी डैश, फिर बी डैश से ए डैश, ओ ए बी, यहां पे पार्टिकल के वापस आने में कितना टाइम लगा ये निकालना है. ठीक है? तो बी से पहले बी डैश तक गया, बी डैश से वापस बी पे आया. तो ये पूरी जर्नी करने में उसे जितना टाइम लगा रहे वो क्या रहेगा? पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन. उसकी ये वैल्यू आनी चाहिए आपको दिखाना है. बस अब जितनी चीजें मैंने आपको बोला हूं उतनी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है. तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट वन एंड ऑफ elastic string whose modulus of elasticity is lambda and whose natural length is a is tied to a fixed point. उसका नाम हमने क्या लिया? O. is tied to a fixed point O on smooth horizontal table, and the other end, that is point A, is tied
to a mass m lying on table. The particle is pulled to a distance whose extension of the where the extension of the string becomes B, that is at point B, and then let go. तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसी में पॉइंट्स को मेंशन करते हुए वापस से लिख दिया और फिर आपने इसे छोड़ दिया, तो देन लेट गो। तो अब क्या होगा, आपने इसे खींच के रखा था, इसके वजह से उसमें क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा। तो आप लिखेंगे लेट टी बी द टेंशन जनरेटेड ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने यहां पे क्या किया है, इसे एक्सटेंड किया है, ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर बाय, या तो हम क्या करते हैं, अब डायरेक्टली एक ही पॉइंट में, जो सामने आपको इतना सारा सॉल्व कराया था वो नहीं करते, क्योंकि हमें क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा भी रखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि जब मैं इसे पॉइंट बी से छोड़ूंगा तो ये कोई ना कोई पॉइंट पी पे पहुंचा हुआ रहेगा। हम ले लेते हैं कि पॉइंट पी पे इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना हो जाए, एक्स हो जाए क्या ना, जो चेंज इन लेंथ है वो कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, इस तरीके से। तो आप लिखेंगे एट any time t let p be the position of particle at any time t let p be the position of particle such that a से लेके p तक का डिस्टेंस हो जाए x, हो जाए, ये चीज लिखा था हमने। तो therefore by हुक्स लॉ क्या रहता है, हुक्स लॉ हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पढ़े थे हुक्स लॉ में, क्या पढ़े थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा, लैम्डा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और स्ट्रेन क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आएगा। चलिए सेम चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बाय हुक्स लॉ आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेस यानी टेंशन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ कितना है, x अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या था, a। समझ में आया कैसे निकाले, पक्के में समझा। देखो चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, कि अभी कितनी लेंथ है, तो अभी लेंथ है o से लेके p तक, माइनस ओरिजिनल कितनी लेंथ थी, OA, तो ये होगा चेंज इन लेंथ, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, a प्लस एक्स, माइनस ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस। तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू जो चेंज हो रहा है, ए से जितना डिस्टेंस आ रहा है वही डायरेक्ट लिखो, बार बार आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की, ए थी, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस था ए। समझा यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएंगी। अब आपको याद है ना हम लोगों ने कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको मैं कंसेप्ट बताते हुए आ रहा हूं कि जब आपने इसे खींचा था, इसे क्योंकि आपने खींच के रखा था, तो खींचने के लिए आपको क्या लगाना पड़ रहा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा था। फोर्स को अपोज करने के लिए क्या आ रहा था, टेंशन आ रहा था। तो फोर्स और टेंशन का डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट था। तो यानी यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आएंगी माइनस टी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन रहता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएंगी माइनस टी। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस टी। टी की वैल्यू क्या है, लैम्बडा एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन। समझा, मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा पेपर में, मैं पूरी चीजें बताते बैठूंगा क्या, नहीं। समझा, तो चलिए बताइए यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया डी स्क्वायर एक्स
बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई माइनस लैम्बडा अपॉन ए एम इंटू एक्स आ रहा है, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है ये, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू के जगह वैल्यू है लैम्बडा अपॉन ए एम, hence it is performing simple harmonic motion। कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां तक परफॉर्म करेगा, जहां तक टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारे पास आते जा रहा है वहां पे उसकी वैल्यू आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम पीरियड की वैल्यू अब हम आगे जाके निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के रख देते हैं यहाँ पे कि हैंस इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब हम आएंगे इसकी वेलोसिटी निकालने में, ऑल्सो फ्रॉम वन से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकता हूँ वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन ए एम इंटू एक्स, सेम चीज जो हमने पिछले इसमें किया था, v dv इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन ए एम इंटू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू माइनस लैम्बडा अपॉन ए एम, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम आएंगे हमारे एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो एट पॉइंट बी जो एक्सटिंक्शन इन द स्ट्रिंग है वो कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो ये जो पॉइंट b रहेगा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, 0, और हमें दिया हुआ है a से लेके b तक का डिस्टेंस दिया हुआ है b, तो अगर मेरा पॉइंट b पे तो x की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगी, b से, और एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहती है, 0, क्योंकि वहां पे वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आता है। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएंगी, देखो क्या था, v का स्क्वायर यानी आ जाएगा 0 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन ए एम एक्स का स्क्वायर, एक्स के जगह आ जाएगा b, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे माइनस, इधर गया तो प्लस लैम्बडा बी स्क्वायर अपॉन 2a m, आ गई ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 पे, तो क्या मिल जाएगा आपको, इक्वेशन 2 थी आपके पास v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन ए एम एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी की वैल्यू क्या है, लैम्बडा अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2am, सबके डिवीजन में 2 है, 2 कैंसल, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे मेरे पास लैम्बडा अपॉन ए एम दोनों में कॉमन है, देखो सबके डिवीजन का 2 कट गया, लैम्बडा अपॉन ए एम कॉमन है, बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो v की वैल्यू क्या आ जाएंगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा अपॉन ए एम बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपने माइनस दिखाया हुआ है, वेलोसिटी को डिक्रीज होते हुए दिखा रहे हैं ना, नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी को नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों दिखा रहे हैं आप, वेलोसिटी को नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कम होती जाएंगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगे जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाएंगे, पहले पॉइंट b पे था फिर उसके बाद वो पॉइंट p पे पहुंचा, जैसे ही टाइम बढ़ा, तो टाइम जैसे ही बढ़ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट x decreases as time increases, या तो आप ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इज ड्यू टू, negative sign is due to the fact, negative sign is due to the fact, negative sign
is due to the fact that x decreases as time increases, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू कम होते जाएंगी। समझे पक्के में? तो v पे यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं पॉइंट ए पे। तो एट पॉइंट ए, अब हम आ रहे हैं हमारे पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे देखो, जैसे ही मैं पॉइंट ए पे आऊंगा, वाला डायग्राम में उधर ही लेके चलता हूँ क्योंकि बार बार इतना पीछे आएंगे ना तो लैपटॉप पूरा ही हैंग हो जाएगा। एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे अगर मैं आ गया तो ये जो एक्सटिंक्शन वाली एक्स वाली लेंथ थी वो कितनी हो जाएंगी? 0 आ जाएंगे। तो एट पॉइंट ए एक्स विल बी इक्वल टू 0। और आपको पता है जब भी ये सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू हमेशा मिनिमम हो जाए, 0 मिनिमम वैल्यू होगी, तो आपका वेलोसिटी कैसा हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो इस केस में हमारी v की वैल्यू क्या हो जाएंगी? माइनस अंडर रूट ऑफ लैम्बडा अपॉन ए एम इंटू बी स्क्वायर माइनस 0। बी स्क्वायर माइनस 0 कितना होगा? बी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ जाएंगी? माइनस अंडर रूट ऑफ लैम्बडा अपॉन ए एम इंटू बी आएगा। इतनी वेलोसिटी से आपका पार्टिकल मूव करेगा। पक्के में समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आप लिखेंगे बाय दिस वेलोसिटी the particle will move from point A to O and then to A dash, यानी ये सेम वेलोसिटी से आपका पार्टिकल A से O पे आएगा, O से A डैश पे जाएगा। क्यों? एज टेंशन T will be equals to 0। टेंशन इन द स्ट्रिंग T कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? टेंशन की भी वैल्यू चेक कर लो आप। टेंशन क्या है? लैम्बडा एक्स अपॉन ए, एक्स के जगह 0 डाल दो, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 0। यानी टेंशन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब जो फोर्स लग रही है वही 0 हो जा रही है, तो वेलोसिटी चेंज होंगी क्या? नहीं। तो बाय सेम वेलोसिटी ए से ओ जाएगा, ओ से ए डैश जाएगा। Again, when particle moves from A dash to B dash and B dash to A dash, it will perform SHM as tension will again generate इन द स्ट्रिंग। मतलब मैं क्या कह रहा हूं फिर से, जब वो ओ से ए डैश तक गया तो उसकी नेचुरल लेंथ थी ए, तब तक उसमें कुछ भी टेंशन नहीं आया। ए डैश से जब ए डैश से आगे बी डैश जा रहा है तो एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग आ रहा है। एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा मतलब टेंशन जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा मतलब फिर से वही सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना वो शुरू करेगा। तो हमें इसके लिए क्या निकालना था? पहले तो हमें बताना था कि नेचर कैसा है मोशन का, बताना था डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मोशन। तो वो चीज तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया। क्या लिख दिया? कि आपका जो पार्टिकल है वो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, बी डैश से ए डैश तक वेलोसिटी चेंज होते हुए आ रही है, बी से ए तक वेलोसिटी चेंज होते हुए आ रही है। ए पे टेंशन 0 हो गया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ए से ओ से ए डैश जाएगा, ए डैश से बी डैश में फिर से टेंशन जनरेट होगा, फिर बी डैश से ए डैश में फिर से टेंशन जनरेट रहेगा उसमें, फिर वापस से वो कहां पे आएगा? ए डैश से ओ ए, फिर वहां पे कोई टेंशन नहीं होगा, फिर उसके बाद ए से वापस बी पे जाएगा, तो ओरिजिनल कंडीशन में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मोशन किस तरीके का हो रहा है वो हमने दिखा दिया। अब हमें निकालना है पीरियड। क्या निकालना है इसका? पीरियड। तो आप लिखेंगे देयरफॉर time period for movement of particle, time period for movement of particle from point B to A। अब हम B से A पे जा रहे हैं,
बी से ए के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, बी से ए पे क्या परफॉर्म हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा है। उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहता है, 2π/√μ होता है। और म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2π/√μ। म्यू मैंने मेंशन किया था एक जगह पे, शायद हमने म्यू नहीं मेंशन किया क्या यहाँ पे। म्यू की वैल्यू क्या है, λ/am है, तो आ जाएगा 2π/√μ। लेकिन आप देखें यहाँ पे SHM सिर्फ इतने भाग में परफॉर्म हो रहा है क्या, नहीं। इतने भाग में सिर्फ परफॉर्म हो रहा है क्या, नहीं। ये तो हमारे SHM का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। हमारा B से A जाते वक्त SHM हुआ, ये पहला पार्ट हो गया। A' से B' जाते वक्त SHM परफॉर्म हुआ, दूसरा पार्ट हो गया। B' से A' आते वक्त SHM परफॉर्म हुआ, तीसरा पार्ट हो गया। A से B आते वक्त SHM परफॉर्म हुआ, तो ये चौथा पार्ट हो गया। मतलब कितने पार्ट में यहाँ पे SHM टूटा, 4 पार्टों में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगे, 1/4 टाइम्स ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे SHM 4 पार्ट्स में परफॉर्म हो रहा है। A से B जाते वक्त, फिर A' से B' जाते वक्त, फिर B' से A' आते वक्त, फिर A से B आते वक्त आएगा। तो ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट B टू आएगा। अब B से A पहुंच गए, अब कहां पे पहुंचेंगे, A से A' पहुंचेंगे। A से A' जाने के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, A से लेके A' तक मेरा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करने वाला है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम A to A' the particle moves with a constant velocity, जिसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लूं, ठीक है, डायरेक्शन को छोड़ दूं, अगर इसका मैग्नीट्यूड लूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव में लिखूंगा क्या, नहीं। तो क्या आएगा, √, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। From A to A' the particle moves with a constant velocity, आप चाहो तो ऐसा भी लिख दो, having magnitude v is equals to √λ/am into b। अब आप एक चीज बताओ, जब भी मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेता हूं तो वो क्या हो जाता है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएंगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड, therefore time required to move from A to A', ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस। A से लेके A' तक का डिस्टेंस है क्या आपके पास है, O से A है, O से A' A है, तो A से A' तक का डिस्टेंस क्या आएगा, A + A यानी 2A अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है √λ/am into b आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहूं तो इसी को ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 × 2π, यहाँ पे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में ऊपर जाएंगे तो न्यूमरेटर बता जाएगा am/λ, है ना। 1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल कर लो। सेम चीज यहाँ पे भी 1 का मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल कर लो। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगे, 2a√am/λ into, ये हो गया आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू मूव फ्रॉम A' टू A to A' आएगा पक्के में। तो आप चलिए आप लिखेंगे, ये आपने टाइम पीरियड निकाला है SHM जहां पे भी परफॉर्म हो रहा है, B से A, फिर उसके बाद A' से A पे जाने के लिए क्या लगा आपका, सादा कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर A' से वापस B' में जब जाएंगे तो क्या लगेगा, SHM। B' से A' के लिए SHM, फिर A' से O के लिए फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर A से B के लिए SHM लगेगा आएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम फॉर
वन कंप्लीट ऑसिलेशन निकालना था शायद, है ना। शो दैट द पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन पूछता है ना, हमेशा आंसर वही लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। देयरफॉर पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, ये कितना आएगा। अब मुझे पता है एस एच एम कहाँ कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब एक बार फिर से डायग्राम बना लेते। ओ से ए पे गए, ए से बी पे गए, ए डैश पे गए, बी डैश पे गए। तो देखो बी से ए आते वक्त क्या परफॉर्म हुआ, एस एच एम। फिर उसके बाद ए से ए डैश के लिए क्या परफॉर्म हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर उसके बाद ए डैश से बी डैश के लिए एस एच एम। फिर बी डैश से ए डैश के लिए एस एच एम। ए डैश से ए के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, और ए से बी के लिए एस एच एम आएगा पक्के में। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा एस एच एम कितने बार परफॉर्म हुआ, 1 2 3 4। तो टाइम पीरियड में इसकी भी वैल्यू कितने बार आएंगी, 4 बार। तो यहां पे आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन आ जाएगा 4 इंटू टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम बी टू ए। क्यों, क्योंकि बी से ए क्या परफॉर्म कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। उतनी ही लेंथ का एस एच एम कहां पे परफॉर्म हो रहा है, ए डैश से बी डैश। उतने ही लेंथ का एस एच एम कहां पे परफॉर्म हो रहा है, बी डैश से ए डैश। और उतनी ही लेंथ का एस एच एम वापस से कहां पे परफॉर्म हो रहा है, ए से बी तक। तो ये पूरा कंप्लीट एस एच एम फॉलो करने के लिए कितने बार एस एच एम लगाना पड़ा, 4 बार। और हर एक एस एच एम में कितनी वैल्यू आ रही थी हमने निकाल के रखा था, तो आ जाएगा 4 इंटू वाली वैल्यू आ जाएगा। और यहां पे आप ए से ए डैश एक बार गए कांस्टेंट वेलोसिटी से, ए डैश से ए एक बार गए कांस्टेंट वेलोसिटी से। कितने बार यहां से मूवमेंट हुआ, 2 बार। तो आ जाएगा प्लस 2 इंटू टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू ए डैश। क्यों, ए से ए डैश जाने में जितना टाइम लगा उतना ही ए डैश से ए आने में टाइम लगेगा। आपको अगर ऐसा लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप सादा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे निकाला टाइम पीरियड फॉर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ये निकाल लिया। फिर आप चाहो तो इसी को लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए डैश टू बी डैश। दिस इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू मूव फ्रॉम बी डैश टू ए डैश, एंड दिस इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू बी। यहीं पे लिख दो और फिर एंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कि यहाँ पे मुझे बी से वापस बी में आना है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम बी टू ए प्लस टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू ए डैश, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम बी डैश टू ए डैश, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए डैश टू ए, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू बी। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट इनटू वाले फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ये सब टाइम्स कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आएगा 4 इंटू टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम बी टू ए, ये निकाल के रखा हमने, प्लस 2 इंटू टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम ए टू ए डैश, ये निकाल के रखा हमने। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, 4 4 कैंसिल। तो अब हम देखते हैं हमारे यहाँ से आंसर क्या आएगा। पहले हम देख लेते हैं हमें फाइनल आंसर किस फॉर्म में लिखना है, उसी फॉर्म में हम यहाँ से वैल्यू को कॉमन निकालते हैं। हमें आंसर कुछ इस फॉर्म में चाहिए। चाहिए सबसे पहले मुझे बाहर क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, 2। मैंने यहाँ से 2, यहाँ से 2 को निकाल लिया कॉमन। फिर क्या कॉमन निकलते दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ एम ए लैम्बडा। यहाँ पे भी अंडर रूट एम ए लैम्बडा, यहाँ पे भी अंडर रूट एम ए लैम्बडा, निकाल लो कॉमन। तो यहाँ पे पहले वाले से ब्रैकेट से क्या बचा, ये तो पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ से बचा पाई, तो आ गया पाई, प्लस यहाँ से बचा 2a और फिर उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में b, तो आ जाएगा 2ab। अच्छा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में b कैसे लिखा मैंने, याली वैल्यू डिवीजन में है ना, हमने मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिख दिए, याली वैल्यू डिवीजन में, ये आएगा डिवीजन में b, 2a
डिवाइड बाय बी। मैं आपको समझाता हूँ मैंने वहां पे क्या गलती कर दिया। हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखा था यहाँ पे। नीचे वाली वैल्यू क्या थी, 1 / स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा अपॉन ए एम। इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ऊपर आएगा लैम्बडा ए एम अपॉन लैम्बडा। लेकिन ये बी की वैल्यू क्या है असल में, अगर मैं इसे लिखूं तो ये ऐसा है ना, 2a इंटू 1 / स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा अपॉन ए एम इंटू 1/b। इस तरीके की वैल्यू है ये। तो मैंने इस पार्ट का रेसिप्रोकल करके ऊपर लिखा। यहाँ पे डिवीजन में अभी भी क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। तो ये यहाँ पे मेरे से हो गई थी गलती। तो आप देखिए हमेशा करके ना फाइनल आंसर देखना ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि अगर हमने हर एक स्टेप सही लिखे हैं तो हमारा फाइनल आंसर सही आना चाहिए। और ये हो जाएगा मेरे लिए रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है क्या, नहीं, क्वेश्चन आसान है। बस यहाँ पे ना जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो थोड़े से जहरीले लग रहे हैं। तो वो आपको आएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। बिना प्रैक्टिस के आपको ये चीज आ नहीं सकती। तो उम्मीद है आपका टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए ऐसा करते हैं, जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया था, हमने स्ट्रिंग को एक साइड में बांधा था, एक साइड में वेट लगा के उसे मस्त छोड़ रहे थे। अब हम स्ट्रिंग को दोनों साइड बांधेंगे। तो आप लिखिए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, लाइट elastic string of modulus lambda is stretched to double its natural length and is tied to two fixed points distance 2a apart. A particle of mass m tied to its middle point is displaced in the line of the string through a distance equal to half its distance from the fixed point and released. Prove that the time of a small oscillation is pi square root of am upon lambda, pi upon square root of am upon lambda, and the maximum velocity is square root of lambda a अपॉन m। आपको मैक्सिमम वेलोसिटी लेके आना है लैम्बडा a अपॉन m।
लेके आना है ऐसा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपके पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसको आपको खींच के दो एंड में बांट अटैच करना है। किस तरीके से कि उसकी लेंथ डबल हो जाए, और जो डबल होने के बाद लेंथ है वो आपको दी हुई है 2a, यानी ओरिजिनल लेंथ कितनी रही होंगी, a रही होंगी। तो सपोज अगर मैं कह दूं कि ये थी मेरी स्ट्रिंग, मैंने इसे खींचा और ए और ए डैश पॉइंट पे बांध दिया, तो मुझे ए से लेके ए डैश तक की लेंथ कितनी दी हुई है, 2a। तो इसका सेंटर कहां पे आएगा, पॉइंट ओ पे आएगा। पॉइंट ओ से लेके ए का डिस्टेंस भी कितना रहेगा, ए। पॉइंट ओ से लेके ए डैश तक का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, ए रहेगा। उम्मीद है समझाऊंगा। तो आपने जो चीज यहाँ पे दी हुई है सेम लैंग्वेज में यहाँ पे भी लिखेंगे। तो आप लिखेंगे लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग, लाइट इलास्टिक string of modulus lambda is stretched to double its natural length, is stretched to double its natural length and is tied to its middle point, sorry, and is tied to two fixed points, जो है a and a dash at distance 2a अपार्ट, यानी दोनों के दोनों कितने डिस्टेंस दूरी पे है, 2a की दूरी पे है। फिर आप एक पार्टिकल बांध रहे हैं मास m का इसके मिड पॉइंट पर, मैंने मिड पॉइंट को क्या नाम दिया हूं, o पे। तो आप लिखेंगे पार्टिकल ऑफ मास m is tied to its middle point o and is displaced in the line of string to point B through a distance equal to half its distance from fixed point and released। अब मैंने क्या कहा, हमें यहाँ पे कह रहा था कि फिर वो जो आपका मास है जो आपने सेंटर में बांधा उसको आपने एक्सटेंड किया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रिंग पे, कितने डिस्टेंस पे, हाफ इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है, तो इसका हाफ यानी a/2 की लेंथ में आपने इसे खींचा और कौन से पॉइंट पे लेके आ गए, पॉइंट बी में। तो मुझे पता है यहाँ पे बी डैश भी एक पॉइंट आगे जाके आएगा जो a/2 के डिस्टेंस पे रहेगा जब ये SHM परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो किस तरीके से आएगा, आप इसे इस तरीके से छोड़ेंगे तो जाएगा बी डैश की ओर, फिर बी की ओर, बी डैश की ओर, बी की ओर, इस तरीके से वो मूव करते रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे कंडीशन उसने चेंज कर दिया। अब उसने ए और ए डैश दोनों पॉइंट पे इसे बांध के रखा है। अब अगर इसने इसे बांध के रखा है दोनों एंड से, पहले ही खींच के रखा है, खींच के रखने की वजह से क्या हो रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो रहा है। अगर मैं कहता ये एक स्ट्रिंग है, मैंने इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से खींच रहा हूं, तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में क्या आएगा, कुछ ना कुछ टेंशन आएगा। अब क्या कर रहा है, ये टेंशन तो था ही, उसने क्या किया, बीच से इसे पकड़ा और इसे और इस साइड खींच के यहां पे ला दिया। जैसे ही वो ऐसा करेगा तो ये वाला टेंशन कम हो जाएगा, ये वाला टेंशन बढ़ेगा। तब हम उसे ही, ये जो लॉजिक हम पढ़ रहे हैं वो हम इस डायग्राम में लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम पे एक नया पॉइंट ले लेता हूं P। तो मैं इस डायग्राम में एक
नया पॉइंट। अब मैं इसे बी से जब छोड़ूंगा तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, एक ना एक पॉइंट पे आएगा। वो पॉइंट को मैं लेता हूं पी, जो है एट एन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फिक्स पॉइंट आएगा। तो आप लिखेंगे लेट पी बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी वेयर ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा एक्स से आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दो टेंशन जनरेट होंगे, T1 और T2। कितने टेंशन जनरेट होंगे यहाँ पे, दो, एक T1 और दूसरा T2। तो आप लिखेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग आर T1 एंड T2 अलोंग। मैं T1 ले लेता हूं ये वाले पार्ट के अलोंग, P से A के अलोंग, एंड T2 ले लेता हूं P से A डैश के अलोंग रिस्पेक्टिवली। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये हो गया A, ये हो गया A डैश, यहां पे है पॉइंट P। क्योंकि आप इसे इस ओर ऐसा खींच के रखे हैं, पहला टेंशन T1 इस ओर लिया हूं मैंने, T2 इस ओर लिया हूं है। अब आप एक चीज देखो, पहले तो आपने ये दोनों को कोंटो से पकड़ के खींच के रखा था, इसकी वजह से टेंशन था। अब आपने पॉइंट P को पकड़ के, O को पकड़ के और इधर साइड खींच दिया, तो ये जो टेंशन है ये बढ़ जाएगा और ये जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो ये जो T2 वाली वैल्यू है ये बड़ी रहेंगी, T1 वैल्यू क्या रहेंगी, छोटी रहेगी। तो नेट जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो क्या रहेगा, T2 माइनस T1 रहेगा। और जो फोर्स रहती है वो कैसे इक्वल रहती है, माइनस टाइम टेंशन से, यानी फोर्स इक्वल आ जाएगा माइनस टाइम टेंशन क्या है, T2 माइनस T1। यानी यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी, माइनस साइन जाएगा अंदर, माइनस इंटू माइनस प्लस T1 प्लस इंटू माइनस माइनस T2। यानी यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी, T1 माइनस T2 से रहेगी पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और मैं फोर्स को क्या लिखता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये इक्वल रहेगा T1 माइनस T2 से रहेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये इक्वल रहेगा T1 माइनस T2 से, वेयर बाय हुक्स लॉ T1 की वैल्यू क्या आएंगी, हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ क्या रहता है, T इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ रहता है पक्के में ऐसा। तब आप देखिए यहाँ पे हमारा चेंज इन लेंथ कितना हुआ। अगर हम बात करें A डैश से लेके O डैश तक की, अगर मैं यहाँ पे पूरी लेंथ की बात करूं तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा A डैश से P तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो पहले मैं T1 निकाल रहा हूं है ना, तो मैं पहले T1 के लिए वैल्यू देखता हूं, T1 के लिए कितनी लेंथ में चेंज आया है। T1 के लिए अभी जो हमारी लेंथ है, T1 किस साइड है, इस साइड है, ये चीज आपको याद रखना है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है मेरी यहाँ पे, ओरिजिनल लेंथ मुझे दिख रहा है O से A तक की लेंथ मुझे दिख रही है A, दिख रही है। अब क्या हुआ यहाँ पे, मैंने इस पार्टिकल को P से खसकाया, तो P से खसकाने के बाद पहले कौन से पॉइंट पे था, B में था। B में आने के बाद B की लेंथ कितनी थी, A/2 थी, तो A/2 इधर से कम हुई A से, तो आ गया A में से A/2 कम हो गई। फिर उसके बाद देखिए A/2, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, X दिख रहा है। अब ये X वाली वैल्यू किस ओर हो रही है, इस साइड में कम होते जा रही है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। यानी अभी जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है, A/2 माइनस एक्स आएगी पक्के में। आप ऐसा देख लो, P से लेके B तक की लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास, A/2 माइनस एक्स आ रही है। तो ये हो जाएंगे हमारे लिए चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी, लैम्बडा इंटू A/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं B तक का ही कंसिडर करूँ तो A/2। इसको आगे की ओर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे हमारे पास वैल्यू, लैम्बडा जैसा था वैसा 2 होगा क्रॉस और 2 2 हो जाएगा, कैंसिल तो आएगा लैम्बडा इंटू A माइनस 2x डिवाइड बाय A। ये हो गया हमारे पास टेंशन पहली स्ट्रिंग में आ गया। सिमिलरली अब हम निकालेंगे टेंशन
सेकेंड स्ट्रिंग में क्या आएगा लैम्बडा इंटू चेंज इन लेंथ। अब आप देखो यहां से ए डैश से लेके ओ तक की लेंथ क्या है ए, फिर ओ से पी तक की लेंथ कितनी है एक्स, तो आ गया ए प्लस एक्स इतनी लेंथ है। और यहाँ पे ओ से लेके बी तक की लेंथ कितनी है ए बाई टू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बाई टू डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या लेंगे ए बाई टू। तो बताइए क्या मिलेगा, ए में से ए बाई टू गया तो ए बाई टू, तो सेम वैल्यू आएंगी बस प्लस साइन के साथ आएगा ए प्लस 2x डिवाइड बाय ए। आपके पास दोनों वैल्यूज है तो इसे दे दो 2, इसे दे दो 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपको क्या मिलेगा m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 जो है लैम्बडा इंटू ए माइनस 2x डिवाइड बाय ए माइनस T2 जो है लैम्बडा इंटू ए प्लस 2x डिवाइड बाय ए आएगा। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या लैम्बडा अपॉन ए कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a माइनस 2x, ब्रैकेट होगा ओपन तो आएगा माइनस ए माइनस 2x प्लस ए माइनस ए कैंसिल तो आ गया m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा, यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा माइनस 4x अपॉन ए, यहाँ पे m मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास माइनस 4 लैम्बडा अपॉन m मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन में m a इंटू एक्स आ रहा है। आप लिख सकते विच इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू की वैल्यू इक्वल आ रही है 4 लैम्बडा अपॉन m a से आ रही है। किसी को भी कोई भी दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। अब हम लोगों को क्या निकालना है सबसे पहले टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड ऑफ SHM क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू, तो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू अभी निकाले हम लोगों ने, क्या था भाई हैंग कितना हो रहा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू, तो ये वाली वैल्यू आ जाएंगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 2 पाई जैसा था वैसा, रूट पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 लैम्बडा अपॉन m ए, 2 कैंसिल तो क्या बचा पाई, 1 अपॉन वैल्यू इसका रेसिप्रोकल लो तो क्या आएगा m ए अपॉन लैम्बडा। तो ये आ रहा है हमारा पीरियड किसका, पूरा का पूरा SHM परफॉर्म करने का आ रहा है। और यही निकालना था आपको पाई अंडर रूट ऑफ m ए अपॉन लैम्बडा, पाई अंडर रूट ऑफ am अपॉन लैम्बडा, हमने m अपॉन लैम्बडा लिखा। आ गया। अब क्या निकालना है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इसे फिर से आगे की ओर सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या थे आपके पास इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्बडा अपॉन m ए इंटू एक्स, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ v dv बाय dx लिख सकता हूँ, तो v dv जैसा था वैसा dx डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन तो माइनस 4 लैम्बडा m ए इंटू एक्स, फिर क्या करेंगे इसे इंटीग्रेट कर देंगे, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4 लैम्बडा अपॉन m ए जैसा था वैसा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, जहाँ पे c क्या रहेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप लिख लेंगे वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 5। फिर हम आएंगे हमारे एक्सट्रीम पॉइंट में, तो एट पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी होंगी 0 होंगी, क्योंकि आपने उसे खींच के यहाँ पे लाया और फिर छोड़ा है, तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली कितनी होंगी 0। और v के लिए अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, तो अगर मैं v के लिए डिस्टेंस निकालूं तो x की वैल्यू b के लिए कितनी आएंगी a/2 आएगी। तो हम यहाँ पे फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखना डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं फिक्स पॉइंट से, क्योंकि आपने o से इसे खींच के इधर लेके आया है, ठीक है ना।
तो हम जो पॉइंट से खींच के लेके आते हैं उस पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे a/2 आ रही, सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, v की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -4 लैम्बडा अपॉन ma इंटू एक्स का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 जैसा था वैसा प्लस यहाँ पे 4 कैंसल आएगा, a और उसका स्क्वायर कैंसल। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू क्या आ रही, यहाँ पे माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में लैम्बडा a अपॉन 2 इंटू एम आ गया। तो आप इक्वेशन नंबर 5 को क्या लिख सकते हैं, आप इक्वेशन 5 को लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू -4 लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लैम्बडा ए डिवाइड बाय 2 एम आएगा। इतनी वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने। अब ये वाली वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाय 2 की, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सबके डिवीजन में 2 है, 2 काट दो तो क्या आ जाएगा -4 लैम्बडा अपॉन एम ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा ए अपॉन एम आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब x की वैल्यू 0 होती है, पढ़े थे हम लोगों ने। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0। हम लोग देख के आए जो भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही वो अगर 0 हो जाए तो वैल्यू कैसे हो जाती है, मैक्सिमम। तो आपको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस लैम्बडा ए अपॉन एम। तो v की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्बडा ए अपॉन एम आ जाएगा पक्के में। तो ये होती है हमारे लिए मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। यही निकालना था हमें, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्बडा ए बाय एम, ये होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, और वही निकाला हमने लैम्बडा ए बाय एम। तो उम्मीद है वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। आज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेक्टिक थे दोनों क्वेश्चन, यारा टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है समझने के लिए। क्यों, क्योंकि आप जब एक्सटेंशन ले रहे हैं कौन से पॉइंट से लेना है, तो हमेशा याद रखना जहां से आपने डिस्प्लेसमेंट लेके आया उस हिसाब से हम यहाँ पे चेंजेस को मेजर करते हैं। तो अगर आपको ये वाला टॉपिक वो समझ में आ गया कि कहाँ से चेंज को नापना है, तो आप इसे इजीली कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।